वो बच्चा क्या देखेगा कि यार ये 7 भाई जो हैं वो ये दराज का काम करते हैं और ये इतने मुल्क घूमते हैं और ये इतना कमा रहे हैं, तो हम भी दराज कर लेते हैं। वो दराज क्यों करते हैं? क्योंकि वो भाई आउटपुट देख रहे हैं अगले का, कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है, उसकी क्या इनकम जनरेट हो रही है। इस तरह नहीं होता। एफर्ट नहीं देख रहे, उसका काम नहीं देख रहे, उसका शौक नहीं देख रहे, उसके अंदर स्किल कितनी डेवलप करी है उसने करने से पहले। एक जनरेशन है ना जिन्होंने इम्पोर्ट किया, अब उनके बच्चे हैं, वो इम्पोर्ट नहीं करेंगे, वो करेंगे हमें ऑनलाइन काम करना है, हमें ई कॉमर्स करना है। तो इम्पोर्टर के भांजे भतीजे बच्चे अब वो ई कॉमर्स कर रहे हैं। इम्पोर्टर इम्पोर्ट करता है और अपने भांजे भतीजों को रेट टू रेट दे देता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पॉडकास्ट की सीरीज़ कंटिन्यू है और आज मेरे साथ एक और बहुत ही एनर्जेटिक यंग गेस्ट मौजूद हैं। कॉमर्सिफाई SRL के फाउंडर साद लाखी। ई कॉमर्स में इनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा ई कॉमर्स एक्सपीरियंस करवाते हैं और ख़ुद भी काम कर रहे हैं साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। ई कॉमर्स में माशाल्लाह तुम्हारा बहुत नाम है, लोकल ट्रेड में, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स में और बहुत सारी चीज़ों में, विच इज़ अ गुड थिंग। और आप बहुत सारे यंग लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हो। मुझे ये बताओ कि ई कॉमर्स में पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास ट्रेंड है, एक ख़ास बिहेवियर है, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं उनको पता है। आई वांट कि आपका इतना अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस है, आप उस पाकिस्तानी माइंडसेट को ज़रा हाईलाइट करो कि उनका क्या हाल है, वो किस तरह की शॉपिंग पसंद करते हैं और किस तरह वो करते हैं। अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट पर और काफ़ी बार रीशेड्यूल भी करना पड़ा। हाँ, ये हो जाता है, ये होता रहता है। इस तरह है। तो खैर, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होंगे आपके व्यूवर्स जो हमें नहीं जानते होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद साद लखी और जो ये हमारी ई कॉमर्स जर्नी है, जो हमारी ये फ्रीलांस जर्नी है, ये तकरीबन हमने स्टार्ट की कोविड के बाद। कोविड के बाद दुनिया का, लोगों का सोचने का जो तरीका था ना, वो चेंज हो गया। जिस तरह लोग काम करते थे वो चीज़ चेंज हो गई। ये सब हुआ कोविड के बाद, जब लोगों को समझ आया कि भाई ऑनलाइन कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है कि यार लोग काम कैसे कर रहे हैं। कोविड में सारी मार्केटें बंद है, लेकिन मेरे मोबाइल पे ऐड आ रहा है कि आप ये बाय करो। तो वो पार्सल कहाँ से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही, ठीक है ना। तो कोविड के बाद हमें समझ आया कि यार ई कॉमर्स फील्ड या किसी ऑनलाइन फील्ड में काम होना चाहिए कि दुनिया खुली हो, बंद हो, हमारा बिजनेस चल रहा हो। मैं जाग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मेरे घर में बिजली है नहीं है, मेरे घर में इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस जो है वो चल रहा हो। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, या तो आप पाकिस्तान में कर लो या आप पूरी दुनिया में कहीं पर कर लो, ठीक है ना। लेकिन हर बंदे का एक अपना बिहेवियर होता है। मेरा बिहेवियर ये था कि यार मैं जिस मुल्क में भी काम करूँ, जिस मार्केट में काम करूँ, मैं उन लोगों के साथ जुड़ के काम करूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हर दूसरा बंदा अमेजोन की तरफ जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार जब आपको परेशानी आएगी तो आपको चैट बोर्ड के साथ बात करनी है, ठीक है ना। मुझे दराज में कोई परेशानी आती है, मैं डायरेक्ट उनकी टीम के साथ कनेक्ट होता हूँ और डायरेक्ट बात होती है, लोकल बात होती है, डायरेक्ट बात होती है, लोकल बात होती है। मैं जैसे कि अलीबाबा पे काम करता हूँ, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के होलसेलर्स के लिए, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स के लिए हम अलीबाबा पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो अलीबाबा की टीम मेरे साथ कनेक्ट है। मैं बाकायदा चाइना गया उनसे विजिट करने, उनसे रियल फील है आपके पास, रियल फील है मेरे पास। मैंने मलेशिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहा, मैं वहाँ जाके मिल के आया लोगों से। मैंने दुबई में बिजनेस स्टार्ट किया, मैं वहाँ जाके लोगों के साथ मिल के आया। सऊदीया में हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं वहाँ जाके लोगों के साथ मिल के आया। तो मैंने कहा कि यार सबसे पहले जिस मार्केट में काम करना है उस मार्केट को विजिट करना है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं साथ भाई अमेजोन पे आए, साथ भाई टिकटॉक पर काम करें, बहुत अच्छा काम है। तो मैं जब उस कंट्री को विजिट करूंगा, वहाँ पे जाके मैं उनकी ऑफिशियल ऑफिसेस को विजिट करूंगा, वहाँ के मैं ऑफिशियल्स के साथ बैठूंगा, तो फिर मैं उस बिजनेस मॉडल में काम करना चाहूँगा। क्योंकि मुझे भाई जलील होना नहीं पसंद, परेशान होना नहीं पसंद कि यार मैं यहाँ मसले में फंस गया हूँ, अब मुझे कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो इस फेज से गुजर चुका है। नहीं, मैं डायरेक्ट, अगर मैं अलीबाबा में वेबसाइट में मुझे कोई मसला आ रहा है, मैं डायरेक्ट जो हमारी कंट्री हेड है, उसका नाम है टेरी अलीबाबा के, तो मैं उससे कांटेक्ट कर लूंगा टेरी से कि हाँ भाई टेरी, ये मसला आ रहा है, इसको सॉल्व करो। उसका भी बिजनेस है भाई, उसकी जॉब है, उसकी कंपनी है, उसका एक, और ही हैज टू रिस्पॉन्ड, उसको आपको जवाब देना है, वो मुझे फौरन रिस्पॉन्स देगा, मेरा मसला हल करेगा। तो यहाँ मेरे 15-20 दिन सेव हो गए। तो उसी तरह मुझे कोविड के बाद जो है हमने लर्निंग की, सबसे पहले अमेजोन सीखा, ये सारी चीजें। फिर भाई खाली पेट था। पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों की ये हालत है कि पहले तो कहते थे हैंड टू माउथ, लेकिन ये 2019 के बाद से हैंड टू माउथ भी खत्म हो गया है। फिर क्या आ गया? अब ये जो आया हुआ है ये समझ से बाहर है। अच्छा, ये आपकी भी समझ से बाहर है, मेरी भी समझ से बाहर है। हम बस शुक्र ही अल्लाह का कर सकते हैं कि हम
अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, हम अपनी किस्मत पे, अपने नसीब पे, अपनी मेहनत पे शुक्र अदा कर सकते हैं अल्लाह का, ठीक है ना। तो अब जो आवाम हैंड टू माउथ थी वो और डाउन चली गई, ठीक है। अब उसको, लड़के को ई कॉमर्स सीखना है, आप उसको अमेजोन का लॉलीपॉप दे रहे हो, अबे भाई वो उसको खाने के पैसे नहीं है, अमेजोन में पैसा साल बाद आएगा, वो बेचारा क्या करेगा। जैसे कि ई कॉमर्स का नाम का टाइटल यूज़ करते हुए ई कॉमर्स एक्सट्रीम कॉमर्स ने काम किया, सनी अली ने, इनेबलर्स वाले आए, एंड इसके अलावा एक और हैं, बहुत सारे नाम हैं, बस अब क्या नाम लें। तो इन लोगों ने अमेज़ॉन पे एक बहुत बड़े माइंडसेट को शिफ्ट किया, और आई डोंट नो, जो रियल एक्सपीरियंस है वो उनका ही उनको पता होगा। लोग शिफ्ट हुए, ट्रेंड आया, ट्रेंड में चले गए, समंदर का बहाव आया, उसके अंदर चले गए और फिर वापस नहीं आ सके। या तो पैसे डूब गए, या तो टाइम ज़ाया कर दिया, या तो एक्सपीरियंस ख़राब करके अब सोच रहे हैं अब क्या करें। तो सॉर्ट ऑफ आपकी बात का टोटल मुझे अच्छा वो मिला कि अमेज़ॉन के अंदर काम करना और लोकल ट्रेड, लोकल ई कॉमर्स में काम करना बहुत बड़ा फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क है, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है हैसल। अमेज़ॉन में कम हैसल है और आपके पास लोकल में बिल्कुल, अमेज़ॉन में ज़्यादा हैसल है और लोकल ई कॉमर्स में आपने कहा कि बिल्कुल कम हैसल है। तो उस तरफ जाएं जहाँ हैसल कम है और आसानी की तरफ से काम करें। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा। देखो, आपने बहुत सारे लोग कोर्सेज सेल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के इंस्टीट्यूट हैं, मैं उनका तो मुझे इतना नहीं पता, ठीक है ना। मैंने जो कि लर्निंग की है, चीज़ें सीखी हैं, मेरा पार्टनर जो था वो भी एक्सट्रीम कॉमर्स से था, हारिस मलकानी मेरा पार्टनर है, वो एक्सट्रीम कॉमर्स में इंक्यूबेटी था, ठीक है ना। तो मैं वहाँ फ्री सेशंस वगैरह में जाता था, हम मिले। मैं एक्सट्रीम कॉमर्स का आपको बताऊँगा, ठीक है ना। देखो, मैं ये आपसे कहूँगा कि हर बंदे को सबसे पहले खुद को देखना है कि वो किस चीज़ के लिए बना है, उसका सिस्टम कहाँ जाकर सेटल डाउन होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पसंद है सेल्स और मैं सेल्स नहीं कर रहा, मैं राइडिंग की जॉब कर रहा हूँ, मैं करीम चला रहा हूँ, लेकिन मुझे पसंद सेल्स है। करीम में मैं एक पॉइंट तक कमा सकता हूँ, लेकिन जब मुझे पसंद सेल्स है और मैं सेल्स में काम कर रहा हूँ तो मेरा एक बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, सबसे बड़ी हमारी यहाँ पर गलती ये है कि हमारे यहाँ पर कोई गाइड करने वाला नहीं है। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे ये मसला हो रहा है, डॉक्टर आपको बीमारी बताते हैं। इस तरह हमें अपना बिहेवियर चेक करना चाहिए। काउंसलिंग नहीं है, काउंसलिंग नहीं है, हमें काउंसलिंग लेनी चाहिए कि यार मैंने इतने बिजनेसेस किए हैं, मेरा ये हॉबी है, मेरा ये शौक है, अब मुझे आगे क्या करना है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो हाउ टू, आगे कैसे करूं। अब वो बच्चा क्या देखेगा कि यार ये 7 भाई जो हैं वो ये दराज का काम करते हैं और ये इतने मुल्क घूमते हैं और ये इतना कमा रहे हैं, तो हम भी दराज कर लेते हैं। वो दराज क्यों करते हैं? क्योंकि वो भाई आउटपुट देख रहे हैं अगले का, कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है, उसकी क्या इनकम जनरेट हो रही है। इस तरह नहीं, एफर्ट नहीं देख रहे, उसका काम नहीं देख रहे, उसका शौक नहीं देख रहे, उसके अंदर स्किल कितनी डेवलप करी है उसने करने से पहले, ये लोग नहीं देख रहे। लोग दूसरों के रिजल्ट से जो है वो अपना आउटकम ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। काउंसलिंग हमें मतलब बंदे को लेनी चाहिए, मतलब पैसे देके किसी से काउंसलिंग ले ले कि यार मैं अब आगे किस फील्ड में जाऊं, मेरी कौन सी फील्ड है। यही गलती होती है जब बच्चा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है, सब्जेक्ट नहीं होते उसके पास, वो कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं दे रही, मजबूरी में जहां मिलता है वो कर लेता है, जहां उसको कट ऑफ में उसके नंबर मैच करते हैं वो उसमें बोलता है चलो शुक्र है डिग्री प्रोग्राम तो मिल गया मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें यही तो हमारी गलती है ना, यही तो सारा मसला हमारे आके फंस जाता है कि हमारे जो लोग हैं वो डाउनफॉल की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह मैंने भाई देखा है, हर दूसरा बंदा डॉलर के पीछे, ई कॉमर्स के पीछे। मैं भाई बहुत ज़्यादा सनी भाई को पसंद करता हूँ और मैंने उनकी वीडियोस आप समझ लो कि मल्टीपल बार देखी हुई हैं, ठीक है ना। अब उनकी हर बात में अमेजोन था कि यार आपको अमेजोन करना है, और वो सही भी कह रहे थे, और वो उनका पैशन था, तो इसलिए था ना, उनका पैशन था। उन्होंने, हर किसी का हो नहीं सकता, हर किसी का हो नहीं सकता, बड़ा एक बहुत बड़ी मार्केट है, सारी चीज़ें। लेकिन मैंने खुद को देखा कि साथ भाई आप अमेजोन के लिए नहीं हो, आपका पेट खाली है, ठीक है ना, आपको तो अभी खाना चाहिए इस महीने, आपका पेट खाली है। फिर मैंने देखा, देखो मैं हमेशा देखता हूँ, हर बंदे का अलग होता है। हमारे यहाँ का ऐसा रिवाज है भाई कि 2 बिरयानी की दुकान है, टेस्ट सेम होगा, जिसके बाद रश होगी बंदा वहीं लाइन में खड़ा होकर लेगा कि इसकी अच्छी है, समझ रहे हो आप, ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, ट्रेंड फॉलो करेगा। मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं बोलूंगा भाई लाइन में कौन खड़ा रहेगा, फिर लाइन में खड़े रहने के लिए बने क्या, मैं बराबर में जाके बिरयानी खा के फारिग हो जाऊंगा, वो अभी पार्सल लेके घर जाएगा, समझ रहे हो आप। तो इसी तरह मैंने देखा कि भाई हर दूसरा बंदा अमेजोन में जा रहा था, हर दूसरा बंदा, यकीन करो
भाई हम जब बताते थे कि लोकल ई कॉमर्स पे काम करें तो वो मतलब मजाक उड़ाते थे, समझ रहे हो, कि हंसते थे। अमेजोन को छोड़ के जो है ना आप लोकल में कहाँ आ गए, वहां से आप- डॉलर कमाए ना। आप लोकल में आ गए, मतलब वो हमें अपनी गिनती में नहीं गिनते थे लोग, ऐसे ही ऐसे ही है। वो हमें गिनती से आउट रखते थे यार। आज वो हमारे पास आके बोल रहे हैं कि यार हमें सिखा दो, या यार मुझे गाइड करो, मैंने ये लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट दैट्स किया योर अचीवमेंट एक्चुअली ना, यही तो आपकी अचीवमेंट की फील है। है। यार इसमें देखो हमारे यहाँ ना एक तो बुली करने का एक निज़ाम है, वो एक अलग है, सोचना समझना है नहीं, बस गधे घोड़ों की तरह भागना है उस चीज Follow के the पीछे, trend. समझ रहे हो ना आप। फिर एक दूसरा मैं आपको बात बताता हूँ कि यार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अब वो क्या करते हैं, मैं जाता था भाई, अब आपको एक एक्सट्रीम कॉमर्स ने आपको फ्री सेशन का मौका दिया, आप उस फ्री सेशन में आए हो, आप बैठे हुए हो, अब भाई वहां पे आपको लर्निंग करनी है ना, वहां पे प्रोग्राम बन रहे हैं कि भाई कहाँ घूमने जाना है, कहाँ पे अच्छा। खाना पीना करना है, समझ रहे हो नेटवर्किंग, आप। वो अपने दोस्तियों में लग गए। अबे मैं बोल रहा हूँ भाई, मैंने कहा पर्पस से हट गए। पर्पस से अपने हट गए। तो मैं तो खैर उनके साथ जुड़ा नहीं था, और जितने थे ना वो आज बेचारे परेशान है, समझ रहे हो ना आप, वो कहीं के भी नहीं है, वो अपनी ही चीज़ों में लगे हुए हैं आज तक। तो एक तो ये सबसे बड़ा डाउनफॉल है कि हम लोग फोकस नहीं है अपने काम पर, अपने काम पर हम लोग फोकस नहीं है। फिर वही बात है कि सनी अली की जितनी बातें थी वो सारी की सारी सब पे फिट नहीं है ना, एक्चुअली ये सबको समझने की सब जरूरत पे है। फिट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने वो अमेजोन की सारी ट्रिक्स जो थी वो हमने अपने दराज में लगाई, हमने शॉपिफाई वेबसाइट्स में लगाई, और हम वहाँ पे कामयाब हुए। अच्छा साथ एज एन ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है इस यंग एज में माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी इंटर किया है और उनके पास पैसे भी नहीं है और उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है एंड दे वांट कि अर्निंग शुरू करें तो फिर बाकी आगे की ज़िंदगी देखेंगे। तो ई कॉमर्स इज़ द ओनली अट्रैक्शन के उसमें किसी तरह से आए, बट दे डोंट नो कि कैसे इंटर हों, क्या लेकर आएँ, क्या सीखें, दराज में जाएं, शॉपिफाई में जाएं, अमेजोन के मंजन अलग चल रहे हैं एंड एवरीथिंग, बहुत बड़ा फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है, दे आर नॉट क्लियर। आप उन बच्चों को ये बताएं कि कैसे इंटर हो। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ। सही है। सबसे पहले मैं कह देता हूँ दराज, ये बिल्कुल ही आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। अच्छा। ये ई कॉमर्स में आ जाता है। फिर आप शॉपिफाई वेबसाइट वगैरह चला सकते हो, ये भी ई कॉमर्स में आ जाता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब ऑटोमेशन मैं 2015 में करता था, लेकिन मेरे नसीब में शायद वो नहीं थी, मैंने बहुत उस पर मेहनत की, लेकिन हमारे पैसे नहीं बने। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी मल्टीपल मेरे दोस्तों के पैसे बन रहे हैं, $2,000 $4,000 वो लोग एजेंसी बना के इजीली कमा लेते हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन एक बहुत अच्छी स्किल है। इसके बाद एक स्किल है वेबसाइट अपनी एक क्रिएट करना, उस पर आर्टिकल्स वगैरह ऐड करना और यूएस में यूके में अपनी वेबसाइट को ट्रेंड करवाना। ठीक है, मुझे उसका भी सही तरह तो वर्ड नहीं पता उसको क्या कहते हैं। कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग आप कह लो। तो वेबसाइट पर आपके लगते हैं गूगल एड्स, और गूगल एड्स से आपको एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती है। ये काम भी मैं पहले कर चुका हूँ 2015-2016 में, लेकिन मेरे लिए वो सूटेबल नहीं रहा। ठीक है ना, तो 2015-2016 में मैंने वेबसाइट बनाई, उस पर मैंने आर्टिकल्स डाले, ठीक है ना, और उस आर्टिकल को फिर मैं रेडिट पर रैंक करवाता था। रेडिट एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जो कि यूएस में बहुत ज़्यादा चलती है, वहाँ पे हम उसको रैंक करवाते थे। तो फिर लोग ऑडियंस हमारी वेबसाइट पे आती थी, वहाँ पे गूगल एड्स लगे होते थे, और वो गूगल एड्स उस ऑडियंस को उनके मुताबिक दिखाते थे, और फिर वो हमारी अर्निंग जनरेट होती थी। तो ये एक बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर एक एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल आता है, वो एक बहुत अच्छा है। तो देखिए स्किल बहुत सारी है, खाली ई कॉमर्स नहीं है। हाँ, आपको किस में मज़ा आता है, कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, आपको क्या लगता है कि यार ये इसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को, उसके बाद एक आपको फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है ना, काफ़ी सारे लोग मुझे कहते थे कि यार तुम जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग करो, मुझे कहते थे, लेकिन मुझे वो डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ अट्रैक्ट नहीं किया उसने, अट्रैक्ट मुझे नहीं किया, तो मैंने सीखी भी नहीं। हाँ, मैं फेसबुक एड्स वगैरह नॉर्मल चला लेता हूँ, और अब मतलब तो उसको पैशन के तौर पे नहीं, पैशन के तौर पर मैंने उसको नहीं लिया। मैंने जो अपना पैशन रखा ना वो सेल्स रखा। मुझे ज़्यादा इसमें मज़ा आता है कि मैं इन्वेस्टमेंट रेज करूँ, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो ई कॉमर्स का है, तो मैं उस हवाले से ही बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं एक नए बच्चे की। ठीक है, एक बच्चा है जिसका जेब में कुछ भी नहीं है, फैमिली उसकी या तो हैंड टू माउथ है या तो उनका गुजारा नहीं हो रहा। अब वो कोई ऑनलाइन स्किल सीख कर काम करना चाह रहा है। ठीक है ना, तो उनके लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि भाईजान आप लर्निंग करें, यूट्यूब पर आपके फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है ना, लर्निंग करें, सीखें, और याद रखें कि देखें सीखें उससे
कि जिसके खुद अपना कोई एजेंसी हो, कोई उसने कुछ अपने स्टोर्स चलाए हों, काम ठीक किया है हुआ ना, हो कुछ। कोई काम किया हुआ हो, ठीक है ना। वरना यहाँ पर अभी ऐसा चल रहा है कि फोटो सेशन के लिए, वीडियो सेशन के लिए लोग पढ़ा रहे हैं। मतलब उसकी तनख्वाह है 30,000 रुपये बंदे की। मैं एक जगह पढ़ाने गया, एक जगह हमारा सेशन था, कराची से बाहर था, वहाँ पर एक ट्रेनर मुझे मिले दराज के। मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा अच्छा आप पढ़ाते हैं यहाँ पे? बोला जी मैं पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा आपके कितने स्टोर्स हैं? बोला नहीं यार मैं तो 1 साल पहले करता था काम दराज का, अच्छा, अभी ये बच्चे हैं, जितनी नॉलेज है, फाउंडेशन है, फ्री में पढ़ा रहा हूँ मैं। मतलब मुझे ये फाउंडेशन इतने पैसे दे रही है और मेरा रोजगार ही ये है 30,000 रुपये। मतलब उसको दराज से कोई लेना देना नहीं नहीं रहा तो था। उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाना शुरू कर दिया। वो कह रहा था मेरा भी खर्चा पानी चल रहा है 30,000 रुपये में, और ये बच्चे जो हैं इनको मैं जो बेसिक नॉलेज है वो मैं इनको दे रहा हूँ, बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। टू द एक्सटेंट वो गलत नहीं था, लेकिन चूज करने वालों को ये देखना जरूरी है कि उसका एक्सपीरियंस क्या है। असल में हमारे यहाँ बिहेवियर भी तो बहुत चेंज होता है ना। वो दराज 1 साल पहले क्या था, अब क्या है, अब क्या है, अब अली बाबा और चाइना और समथिंग अब वो सारी चीजें। अभी तो हो सकता है दराज का नाम भी चेंज हो जाए, ये लजादा हो जाए, क्योंकि पूरा पोर्टल बैकग्राउंड पे लजादा का आ गया है। अच्छा, तो ये बड़ा चेंज हो रही है चीजें ना, बड़ी चेंज हो रही हैं। तो खैर इस तरह के लोगों से नहीं सीखना, हाँ ऐसे बंदे से सीखना है जो कुछ काम कर रहा हो, इससे रिलेटेड काम कर रहा हो, उनसे आपने काम सीखा और आप स्टार्ट करो। देखो सबके लिए अलग अलग मॉडल है। मेरे लिए जो चीज़ आज वर्क नहीं करती वो एक नए बच्चे के लिए वर्क करती है। नए बच्चे को क्या करना है कि पाकिस्तान में 97% ऑफलाइन मार्केट का रुझान है। 97% लोग ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, 3% लोग हैं जो ऑनलाइन करते हैं। अगर आप ये करीम वगैरह इन सबको मिला लो, क्विक कॉमर्स को, तो आप 5% कर लोगे। नहीं बहुत ज्यादा बता दिया आपने। अच्छा 3, हमारी रिसर्च 2.3 पे ही खड़ी है, बस आगे जा ही नहीं रहे। ऐसे ही 3% आपकी वजह से चलो कर लेते, हाँ। नहीं है 3% भी एक्चुअल में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा 3% हम इसको लगा लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन ब्रांड जो है, एक बच्चा वो काम सीखे, एक दुकान वाले के पास जाए और उसको कहे कि यार आपका ये ब्रांड है, आपकी ऑफलाइन आपको फुर्सत नहीं है, आप ऑनलाइन बेचो ना। आप क्यों कराची के एक इलाके में सिर्फ अपना चल रहे हो, आप अपना फ्रेंचाइजेस बना रहे हो, ठीक है ना, तो आप ऑनलाइन आ रहे हो, तो ऑनलाइन आपका मैं संभालूंगा। मुझे आप महीने के एंड में ये तो या तो एक तनख्वाह दे देना फिक्स, या एक मुझे आप परसेंटेज दे देना, प्रॉफिट परसेंटेज, आप उसके साथ जुड़ के काम कर सकते हो। इसी तरह के आप 10 दुकानदार कर लो। अब बच्चे बोलते हैं कि लोग बोलेंगे कि यार साद भाई वो बंदे ने हमें कमीशन ही नहीं दिया, या उसको समझ ही नहीं आई कैलकुलेशन। 10 लोगों के साथ करोगे तो 5 आपके पैसे खा के भाग जाएंगे, ऐसी 2 को समझ ही नहीं आएगा, लेकिन वो 3 आपके परमानेंट क्लाइंट बन जाएंगे जो आप लॉन्ग टर्म उनके साथ काम और इसी के बैड एक्सपीरियंस से आप सीखोगे कि कैसे करना है। जैसे कि आपने कहा यूट्यूब ऑटोमेशन से काम सीखना शुरू किया, करने की कोशिश की, फिर आप जो है वो शॉपिफाई पे आए और फिर कहीं जाके दराज पे, एंड अ लॉन्ग जर्नी है। बैड एक्सपीरियंस आपको सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली तो कोई नहीं जंप करके आ जाता कि सक्सेस शुरू। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरह एक बच्चे के लिए ये एक बहुत अच्छा रास्ता है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है ना। अब एक बच्चा बोले मैं 50,000 रुपये, 50,000 रुपये में आप क्या आरओआई निकालोगे? नॉर्मली आरओआई होता है 5%, 5%, 7% तो अभी ये यहाँ पे आरओआई है, क्योंकि इम्पोर्टर ने अलग रेट बढ़ा दिए, होलसेलर ने अलग रेट बना दिए, फिर इम्पोर्टर डायरेक्ट ई कॉमर्स बेच रहा है, होलसेलर डायरेक्ट ई कॉमर्स बेच रहा है, हर एक का अपना अपना, हर एक ऑनलाइन भी कमा रहा है, ऑफलाइन भी कमा रहा है। अब यहाँ एक नए बच्चे की तो जगह ही नहीं बन रही ना। तो जब बच्चे की जगह बन रही है तो वो कैसे बनेगी? जब आपके पास इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो 50,000 लाख रुपए से अपना टाइम वेस्ट ना करें, और जिनके पास ब्रांड्स हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, उनके साथ कोलेब्रेशन करें। ये आपका एक आखिरी सॉल्यूशन है। उनके साथ कोलेब्रेशन करोगे तो आप एक अच्छी मार्केटिंग, एक अच्छे ब्रांड के साथ, एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ आप मार्केट में उतर सकते हो, एक अच्छा लॉन्च कर सकते हो। फिर वो बंदा मैन्युफैक्चर होगा अपने प्रोडक्ट का, ठीक है ना। प्राइवेट लेवल कितने ब्रांड है पाकिस्तान में, उनके साथ कोलेब्रेशन करें। फिर क्या है, प्राइस वॉर नहीं होगी आपकी। आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन के साथ एक अच्छा काम कर सकते हो। जो कराची में प्रोडक्ट चल रहा है सर, वो पंजाब वाले को भी चाहिए, वो केपीके वाले को भी चाहिए, वो गिलगित बल्दिस्तान वाले को भी चाहिए, वो आज़ाद कश्मीर वाले को भी चाहिए, और वो हमारे कोयटा वालों को भी चाहिए। तो वही प्रोडक्ट आप पूरे रीजन में बेचोगे ई कॉमर्स के जरिए। अब आप ब्रांचें खोलने जाओगे, पैसा स्टक होगा, बड़े मसले, सारी चीज़ें, आपका नाम खराब होगा, वो एक अलग कहानी है। तो यहाँ पर एक नया बच्चा आकर एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं कि एक बच्चा है, देखो हर बंदे का बिहेवियर अलग। वो बोलता है भाई मैं उसकी बातें क्यों सुनूं, मेरे बाप ने मुझे कभी कोई बात नहीं सुनाई, मैंने बाप को 1 रुपया बोला, उसने मुझे 2 रुपये दिए। ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं ना, ऐसे भी हैं। अभी हमने एक ऐसे बच्चे की बात कर ली जो कि आपको हैंड टू माउथ भी नहीं है, जो कि एवरेज है बेचारा, उसने मुश्किल से इंटर कर लिया, चलो पास हो गया,
अब आगे यूनिवर्सिटी में उसके लिए पैसे नहीं है, उसने पढ़ना भी शौक भी नहीं रहा, घर को कुछ करके देना है ना, तो आपने उनके लिए अच्छा बताया कि वो ऑफलाइन मार्केट में जाए और उनको ई कॉमर्स की ऑफर दे कि मैं ये सीख के आया और हूँ, मैं फ्री में काम करूंगा। हाँ, बैड एक्सपीरियंस यहाँ से करे, और जब कुछ ना कुछ हो जाएगा तो जाहिर है इतनी बड़ी ई कॉमर्स ऑफलाइन मार्केट है, 98% हमारी रिटेल स्टोर जो है वो ऑफलाइन है, और ऑनलाइन पे तो अभी तो बहुत स्पेस है। अब इसमें एक और मसला है, मेरे खानदान के कितने बच्चे हैं, मैं उनको हमारे जितने कोर्सेज होते हैं सब में उसको डालता हूँ अच्छा, कि आओ पढ़ो लिखो समझो, नहीं समझेगा नहीं पढ़ेगा। अच्छा भाई, अब उनकी अम्मा भी वो मुझे आके बोल रही यार वो तो तुम्हारी तो एक वीडियो 2 घंटे की है, 2.5 घंटे की है, टाइम नहीं लगाना चाह रहे, नहीं बोले जल्दी जल्दी खाना है, जल्दी जल्दी शॉर्टकट दो हमें shortcut भाई, हम चाहिए। बस गरम खाओगे मुंह जल जाएगा मेरे भाई। हाँ, मैं अपना आपको बताऊं ना सर जी, 3 महीने मैंने सिर्फ लर्निंग की है, एक कॉल सेंटर में जॉब की है कि अपना खर्चा पानी चले, ठीक है, और उस 3 महीने की जो इन्वेस्टमेंट जमा हुई उससे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और 1000 वीडियोस देखी हैं। कितनी वीडियोस देखी हैं? 1000 वीडियोस का अगर 1 घंटे की भी है तो आपने 1000 घंटे 1000 वॉचिंग में स्पेंड घंटे मैंने वॉचिंग पे स्पेंड किए हैं। मैं कोई वीडियो नहीं छोड़ता था, जहाँ पे लर्निंग कुछ भी सीखने को है, तो वही जो चीज़ें मैंने सीखी वो आज तक मुझे चल रही है। वो आपकी फाउंडेशन बनी ना, आपको पता लगा कैसे रहा है। अच्छा, हम ऐसे आपकी बात बहुत अच्छा आपने बताया कि हैसल फ्री चीज़ों में नहीं जाओ, हैसल करो, कोशिश करो, एफर्ट करो तो सीखने को अगर तो वो बच्चा जो हैंड टू माउथ है वो वीडियोस देख सकता है, फिल्म तो वो देख लेगा रोज रात को एक फिल्म देख के सोएगा, ठीक है ना। और ये हमारे मेमनों में ज्यादा है, रात को कोई जरूरी है कोई तमिल मूवी देखे बगैर या कोई हॉलीवुड मूवी बॉलीवुड मूवी देखे बगैर नींद नहीं आती उनको। अक्सर हमारे एम्प्लॉय भी है ना, उनको फोन करो रात 12-1 बजे, हाँ भाई क्या कर रहा है, मूवी लगी होगी, मूवी है ना, तो मूवी का टाइम है ये, सुबह काम पे आना है, कह रहा है यार यही तो टाइम होता है, माइंड फ्रेश होता है। खैर वो उसकी अपनी जाती जिंदगी है, उसकी मर्जी है, मूवी की जगह वो लेकिन प्रेफरेंस मूवी को देंगे, काम को नहीं देंगे, सीखने को नहीं देंगे, मसला वही वो मुझे आके बोला यार हमारे बच्चे तो सो जाते हैं वीडियो देखते हुए। अबे तो अब ये भी मेरी गलती है क्या क्या आपके बच्चे वीडियो देखते हुए सो जाते हैं? ये तो उनके अपने अंदर इतनी वो एपेटाइट होनी जरूरी है, और वो दे हैव टू क्रिएट ना, अगर कुछ करना है तो ये करना पड़ेगा। भाई मेरे साथ भी मसला था, मैंने वीडियो एक देखी, वो वीडियो 3 घंटे की वीडियो थी भाईजान, मैं 7 दिन में पूरा किया उसको, वो मेरी पहली वीडियो थी ई कॉमर्स की। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद मैं करंट आ गया मेरे अंदर, अब मुझे पता था मैं लेटे लेटे सो जाऊंगा। मैंने क्या किया, एक दोस्त के घर में जाके हमने सेटअप लगाया, सोफा सेटअप सारा सेटअप लगाया कि भाई दोनों साथ मिलके देखेंगे ताकि कोई भी ना सोए, ताकि सोए ना। तो हमने सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन आपको खुद निकालना है, ठीक है ना। लर्निंग नहीं करेगा बच्चा कोई फायदा नहीं है भाई, इससे अच्छा है फिर तू जॉब कर ले, ठीक है ना। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि जिसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, उसके घर वाले उसको 2 मिलियन 3 मिलियन दे देते हैं। अब वो बच्चा क्या करेगा, 2-3 मिलियन बोलेगा मैं किसी एजेंसी में इन्वेस्ट कर दूं। तुम्हें कारोबार का कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। चलो एक बंदा है जो फुल टाइम जॉब करता है, उसके पास सेविंग है, वो इन्वेस्ट करे, वो एक अलग चीज़ है। एक जवान बंदा है जिसके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसको चाहिए कि अपनी इन्वेस्टमेंट से खुद काम करे। अच्छा, अब पाकिस्तानी मार्केट का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज होता है, ठीक है ना। पहले ये होता था हमारे टाइम पे कि हम होलसेलर से माल लेते थे और ऑनलाइन सेल करते थे और हमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बचता था। पर अब यहाँ पर ये हुआ है कि जब एक जनरेशन है ना जिन्होंने इम्पोर्ट किया, अब उनके बच्चे हैं, वो इम्पोर्ट नहीं करेंगे, वो करेंगे हमें ऑनलाइन काम करना है, हमें ई कॉमर्स करना है। तो इम्पोर्टर के भांजे भतीजे बच्चे अब वो ई कॉमर्स कर रहे हैं। इम्पोर्टर इम्पोर्ट करता है और अपने भांजे भतीजों को रेट टू रेट दे देता है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ई कॉमर्स का सिस्टम समझाता हूँ, ठीक है। अगर तो ये फॉर्मूला लोग समझ गए तो फिर फायदा ही फायदा है, और नहीं समझे तो फिर इन दी एंड आपको इस तरह जाना ही पड़ेगा आखिर में। पाकिस्तान में अब होलसेलर के साथ काम करने का कोई फायदा नहीं है, अच्छा, ठीक है ना। हाँ, फायदा किसके लिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, लाख रुपए तक आप महीना जनरेट कर सकते हो, 1 लाख 1.25 लाख तक, मैक्स 1.5 लाख। इससे ऊपर स्कोप खत्म है। फिर स्कोप आ जाता है मैन्युफैक्चर का, किसी मैन्युफैक्चर के साथ आप जुड़े हुए हो और वो माल सिर्फ आपको दे रहा है, आपकी उसके साथ कोलैबोरेशन है, तो फिर आप 2 लाख रुपए तक जनरेट कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन अभी फिल वक्त सर 2 लाख रुपए अगर आप कमाते हो तो आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हो। ऐसे ही है। 2 लाख से कम कमा रहे हो तो आप बहुत परेशान हो, ज़हनी मरीज बन जाओगे आप। ऐसे ही है। तो 2 लाख से कम तो आप कमा नहीं सकते। अब एक बंदा है 2 लाख वो कमा रहा है, एवरेज लाइफ उसकी गुजर गई, अब वो कह रहा है अब मैं ग्रो कैसे करूं, मैं ये लाखों रुपए की गाड़ियां रोड पे देख रहा हूं, मैं इसमें कैसे बैठूं भाई, मैं ये कैसे अचीव करूं।
मुझे भाई क्या कहते हैं मक्का मदीना देखने जाना है, घर वालों को हज उम्रा करवाना है, मैं ये कैसे करूं? 2 लाख रुपए इनकम के साथ आप नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। उसके लिए सर अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। देखो हमारे जितने भी बिजनेस होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस के लो, ऑफलाइन बिजनेस के लो, ये सारे बिजनेसेस जो चलते हैं ना, वो चलते हैं 15% नेट मार्जिन पर। अच्छा, 15% नेट मार्जिन पर ये हमारे बिजनेसेस चलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा सिस्टम समझाता हूँ। प्रोडक्ट कहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है ज़्यादातर ऑनलाइन का? फैक्ट्रीज में। फैक्ट्री कहाँ पर है? चाइना में। ठीक है, चाइना में एक मैन्युफैक्चर ने अपनी एक प्रोडक्ट बनाई, ठीक है, वो प्रोडक्ट मैं वहां पर गया, मैंने चाइना से, बल्कि छोड़ो मैं नहीं गया वहां पर, एक इंपोर्टर है जो चाइना से माल लाता है, उसने वहां पर माल जमा किया, उसने वो माल जमा करके पाकिस्तान लेके आया वो। अब उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना होगा? 15%, इससे ज़्यादा नहीं होता। सही है। ठीक है, ये एक एवरेज है। वैसे देखो प्रॉफिट मार्जिन उसका ज़्यादा होता है, वो 50% रखता है अपना प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन वो डिवाइड होता है ना, और भी तो लोग होते हैं। लोग नहीं होते, टाइम लगता है, 3 महीने का एक पीरियड रखता है। तो अगर वो 50% अपना रख रहा है 3 महीने पे, फॉर एग्जाम्पल उसने करोड़ की इन्वेंट्री बाई की, 1.5 करोड़ की बेच रहा है, तो वो जायज़ है ना। वो 50% 3 महीने पे डिवाइड होगा, उसका खर्चा तो हर महीने। अब वो इन्वेंट्री स्टक है, सारी चीज़ें हैं, जिस वजह से वो इम्पोर्ट से लेट आ रहा है। इम्पोर्टर ने 15% रखा और फिर उसने दिया होलसेलर को। होलसेलर भी अपना 10 से 15% रखता है। तो एक प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल चाइना से जो बाय होती है 900 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, पाकिस्तानी जो है वो उसके ऊपर ड्यूटी लगाते हैं तकरीबन 600-700 रुपए की, 1500 की हो गई, 1500-1600 रुपए की वो प्रोडक्ट हो गई। अब उसके ऊपर 15% 50% जो है वो इंपोर्टर लगाएगा, क्योंकि उसके 3 महीने की 15% इनकम है, 45% वो उस पर ऐड करेगा, 2500 से 2800 रुपए का वो देगा होलसेलर को। होलसेलर फिर अपना 15% ऐड करेगा, तो होलसेलर जो आगे ई कॉमर्स वाले बच्चे को देगा वो देगा 3200 से 3500 रुपए तक पहुंच जाएगी प्राइस। जब ई कॉमर्स वाला साद है, साद ने 3500 रुपए का बाय किया, अब साद ने क्या किया, साद आगे बेच रहा है 5,500 रुपए का या 6,000 रुपए का। अच्छा, फिर इसमें फेसबुक का प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है 15%, क्योंकि हम ऐड वहां पर चलाते हैं। ठीक है, फिर 15% इसमें ऐड हो जाता है हमारे कुरियर्स का, क्योंकि मुझे 100 ऑर्डर आते हैं तो वो 50 ही शिप होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कैशलेस इकोनॉमी नहीं है, हमारे यहाँ कैश ऑन डिलीवरी। रिटर्न का बहुत इशू है हमारे यहाँ, रिटर्न का बहुत इशू है। इसमें ज्यादातर लोग कहते हैं कि यार इसमें कस्टमर का मसला है, कस्टमर का मसला नहीं है, हमारा असल में एड्रेस ही अभी तक हमने सेट नहीं किया। मैं भाई कॉल सेंटर में काम करता था, हम गोडो की लीड जनरेट करते थे, वहां पे यार आप एड्रेस खाली आप है ना गूगल मैप पे लिखोगे ना, उस घर की फोटो आ जाएगी, और यहाँ पर तो भाई खाली फ्लैट नंबर ही नहीं होता। गूगल भी ढूंढ रहा होगा कहाँ है ये यहाँ तो फ्लैट नंबर ही नहीं होता, यहाँ तो बिल्डिंग का नाम ही, इलाके का नाम बता देते हैं। वहां जाओ आप किसी से पूछो कि 7 लखी कहाँ रहता है, तो वो आपको बताएगा। अगर वैसा नाम होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो कौन ढूंढेगा। नहीं मतलब वो इलाके वाले उनको जानते हैं, वो बताएगा हाँ भाई वो 5वीं गली में जाओ तो छठा घर है और 7वें फ्लोर पे और वो ब्लू कलर का उसका गेट है। अब वो राइडर जाएगा, उसका दिमाग ही खराब हो जाएगा, अबे भाई कौन है ये बंदा। तो वो एड्रेस ना होने की वजह से ये सारे हमारे मुश्किलात हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी इंडस्ट्री तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो वही बात है कि मैंने अपने जो 6,000 का बेचा, एक 3500-3600 का प्रोडक्ट बाय किया, और मैंने उसको 6,000 5,500 नॉर्मली वो सेल आउट होता है, तो उसमें सर मैंने जो प्रॉफिट बनाया ना वो 15% बनाया। अब फॉर एग्जाम्पल 7 लखी है, महाना 5-7 लाख रुपए कमा रहा है। अब आपसे मेरा सवाल है कि हम इसको किस तरह ग्रो कर सकते हैं। आप इसको सर किसी एक ही तरह ग्रो कर सकते हो कि जब आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो और आप उस इंपोर्टर की जगह खुद चाइना जाओ और वहां से माल ऑर्डर करो। ये सबसे बड़े मार्जिन का रास्ता यही है। बिल्कुल। देखो भाई हमारी एजेंसी है, हमारे पास 35 लोग काम करते थे, ठीक है, अभी 15 लोग बचे हैं, 20 हमने निकाल दिए, वो एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको उस पे भी आता हूं मैं, मेरा सवाल है उस पे, वो हम बात करते हैं। लेकिन मेरे 35 लोग हैं, मेरा एक रेवेन्यू जनरेट मैंने किया और मैं एक हैंडसम अमाउंट कमा रहा हूँ, लेकिन पीछे से इन्फ्लेशन ऐसी आई ना कि मेरी एजेंसी को, मेरी इनकम को बड़ा इफेक्ट पड़ा। अब मैं बैठे बैठे रो तो नहीं सकता ना, मैं अपना फेसबुक पे एहतिजाज रिकॉर्ड करवा दूं, क्या फायदा है उससे? कोई फायदा नहीं है। और अगर मेरे मुंह से कोई गलत अल्फाज निकल गया तो लोग आपको वैसे ही नहीं छोड़ने उन्होंने, तो वो मैं वैसे ही गायब हो जाऊंगा भाई 15-20 दिन के लिए, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट होकर रिटर्न आएंगे। समझ रहे हो ना आप? ऐसे ही है। तो अब ऐसे मुल्क में सर मैं एक शरीफ बंदा हूँ, एक बिजनेस बंदा हूँ, एक मेमन बच्चा हूँ, मैं यही देखूंगा कि मैं अपना प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करूँ। तो सर हमने ये किया, एक इन्वेस्टमेंट रेस की, ठीक है, 2-2.5 करोड़ आप कह लो, 5 करोड़ कह लो, 10 करोड़ कह लो, हमने एक इन्वेस्टमेंट रेस की। इन्वेस्टमेंट रेस करने से पहले
हमने अपना एक कैपिटल बनाया 30-40 लाख रुपए का और हम चले गए चाइना। अच्छा। हम चाइना गए, हमने वहाँ पे सारी मार्केटें विजिट की, वहाँ पे हमने सप्लायर के साथ मीटिंग की, हमने वहाँ पर एक एजेंसी ढूंढी, उसके साथ हमने काम स्टार्ट किया कि यार अगर चाइनीज़ हमारे साथ कोई धोखा करे तो हमारे पास ही हमारा बंदा है, पाकिस्तानी है या वहाँ पे इसकी एजेंसी है। का एक सोर्स आपने बनाया। हाँ, 1% हम उसके साथ हम फिक्स हैं 1% पर, और वो हमारे लिए वहाँ चाइना में काम करता है, ठीक है ना, वो हमारा पार्टनर है एक तरह से इंपोर्ट करने के लिए। तो हमने क्या किया, उसके साथ कोलेबोरेशन की, अपने साथ पहले तो हमने अपने पैसों से जाके काम कारोबार सीखा, कारोबार समझा, और उससे पहले भी हम कुछ प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करवाते थे, तो हमें चीज़ों का पता था। वो भी एक अलग कहानी है, अगर आप सर 10-15 लाख 20 लाख का माल मंगवाते हो ना, तो अब आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। वो भी मैं आपको इसमें बताता हूँ। ये चीज़ें ऐसी है ना कि जो बंदा समझ गया ना, उसके अगले 5 साल है ना कामयाबी के साथ गुजरेंगे। समझ रहे हो ना आप? सही। अच्छा, हमने क्या किया, हमने इंपोर्टर का प्रॉफिट हटाया, हमने होलसेलर का प्रॉफिट हटाया, और हम अब डायरेक्ट हो गए मैन्युफैक्चर के साथ डायरेक्ट हो गए। अच्छा, अब इसमें भी मसला है, मैं एक प्रोडक्ट का एक कंटेनर नहीं ले सकता। अगर तो मैं एक प्रोडक्ट का एक कंटेनर लेता हूँ तो बड़ी इन्वेस्टमेंट है। असल में वो बेचना मेरे लिए मुश्किल है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में ई कॉमर्स का इतना रुझान है नहीं। अब मैं एक कंटेनर पूरा एक प्रोडक्ट का बाय कर लूँ तो वो मुझे बहुत सस्ता पड़ेगा, लेकिन वो फिर निकलेगा कैसे? तो हमने कहा चलो चाइना में हमें भले 500 की चीज 700 की मिले, 200 महंगी मिले, मसला नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा आइटम, अभी हमारा एक कंटेनर आ रहा है, तकरीबन उसकी जो कॉस्ट बनेगी ना हमारी, तकरीबन 2.5 करोड़ की कॉस्ट बनेगी, और वो जो हम सेल करेंगे तकरीबन 4 करोड़ के आसपास का हम सेल करेंगे अगर हम होलसेल करते हैं। अगर तो हम रिटेल करते हैं तो तकरीबन 6 करोड़ का सेल होगा। अब उसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन देता हूँ। पहले हम क्या करते थे, मार्केट से बाय करते थे 5 करोड़ का, ठीक है ना, और वो हम सेल करते थे 5 करोड़ 50 लाख का। 5 करोड़ में 50 लाख की इनकम, फिर उसके बाद एक्सपेंस, इतने लड़के रखे हुए, हाथ में कुछ बचता नहीं था, और इतनी एक्टिविटी तो हाथ में कुछ बचता नहीं था। आप एक्सपोर्ट करने जाओ, वो आपको लोग इतना डराएंगे, इंपोर्ट करने जाओ कि भाई ये मसला है वो मसला है, एक्सपोर्ट करने जाओ लोग आपको इतना डराएंगे कि ये मसले, पैसे खा जाते हैं, वहां पे लोग ये कर लेते हैं आपके साथ। मैंने कहा भाई वैसे भी तो डाउनफॉल की तरफ ही जा रहे हैं ना यार, वैसे कौन सा हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, डाउनफॉल की तरफ ही जा रहे हैं। हमने क्या किया, वहां पे जाके सेटिंग अपनी बनाई, चाइना से हमने पूरा कंटेनर उठाया। कंटेनर उठाने की क्या वजह है कि अब ड्यूटी मैं खुद पे करूंगा। मैंने अपना एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाया। कितने का बनता होगा एक्सपोर्ट लाइसेंस, आपका क्या ख्याल है? ये जो उसकी एक्चुअल फीस है वो तो इतनी नहीं होगी, लेकिन ऊपर की जो पैसे हैं उसका एक अंदाजा आप बताओ। एक्सपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस कहते हैं इसको, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कितने का बनता होगा, आपका क्या आइडिया है? आई थिंक लग जाएंगे 1 मिलियन, 5 लाख 10 लाख आराम से। अब देखो, एक नॉर्मल आप बंदे हो और आपका ये माइंड है कि मेरे 5-7 लाख बन जाएंगे। सर एक्सपोर्ट लाइसेंस सिर्फ 5,000 का बनता है, फीस उसकी है, बनता ही इतने का है। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ही नहीं है। सही है, लेकिन आपका एक माइंड बना हुआ 5 लाख का, वही बात है ना, माहौल ऐसा है, डराया हुआ है। अच्छा, एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस कितने का है, क्या आइडिया होगा आप? अच्छा, ये दो अलग चीजें, इंपोर्ट माल लाना, एक्सपोर्ट माल भेजना। एक्सपोर्ट का सर बामुश्किल 15,000 का है, लेकिन लोग डराते हैं आपको। इंपोर्ट का बामुश्किल 5,000 रुपए का है, ठीक है ना, एक वॉक आईडी आपकी बन जाती है आपके एनटीएन पे। अब हमने क्या किया, पूरा कंटेनर अपना बुक करवाया। अगर हम अपना कंटेनर बुक नहीं करवाते तो फिर हम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि फिर क्या होता है, जो बंदा अपने कंटेनर में हमारा माल ला रहा है वो हमसे 2-4 लाख रुपए वो कमा लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपको साथ में मेरा 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का आप माल मंगवा रहे हो, एक ड्यूटी तो आपको लगेगी। फिर वो जो बंदा आपका माल वहां से यहाँ ला रहा है वो खाली आपसे शिपिंग चार्जेस नहीं लेगा, वो आपसे अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी लेगा, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको चीज़ों का पता ही नहीं है। तो जब आपका वो माल जो आपने 15 लाख का मंगवाया वो चाइना से यहाँ आ रहा है, तो आप जब कंपेयर करोगे कि होलसेलर मुझे दे रहा है 1600 का और मैंने चाइना से मंगवाया, अपनी पैसा फंसाया, इतना वेट किया, मुझे वो पड़ रहा है 1450 का, आप बोलोगे भाई 150 रुपए, कोई फर्क ही नहीं इतना। आप बोलोगे इतनी हैसल, इतनी हैसल, सड़का इतना बड़ा वर्किंग कैपिटल स्ट्रक करवाया और मेरे को सिर्फ 150 रुपए बच रहे हैं। तो सर यहाँ पर मसला ये है कि हर बंदा है ना अभी इन्फ्लेशन की मार में आया हुआ है और वो आपको काटने में लगा हुआ है सर। तो अब हमने क्या किया, हमारे मल्टीपल क्लाइंट्स है, हमने सबको जोड़ दिया। हमने बोला भाई आप 20 लाख का मंगवा लो, आप 50 लाख का मंगवा लो, आप इतने का मंगवा लो, इतना प्रॉफिट आएगा। हमारे सारे क्लाइंट ने बोला डन है। आपने वेंचर बना दिया, हमने एक पूल बना दिया कि भाई एक कंटेनर हम सब मिलके मंगवा लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें वो एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, जो शिपर हो गया, जो एक्स्ट्रा लोग
पैसे बटोर रहे होते हैं हमसे। और रिस्क भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रिस्क भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हमने क्या किया, एक पूरा कंटेनर वहां से बुक करवाया। अब वो कंटेनर हमारे ही लाइसेंस पे क्लियर होगा, ठीक है। वो कंटेनर की हम ड्यूटी खुद देंगे कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसकी इतनी ड्यूटी है, ठीक है। ये प्रोडक्ट देखो, हर काम में इश्यूज हैं। ई कॉमर्स के अलग इश्यूज हैं, एक्सपोर्ट करने के, इंपोर्ट करने के अलग इश्यूज हैं। तो जिन प्रोडक्ट्स में इश्यूज आते हैं, जिन प्रोडक्ट में मुझे रिश्वत देनी पड़ती थी, मुझे मसला नजर आ रहा था कि यार ये बैटरी वाला आइटम है, इसमें बड़ी पंचायत है, इसके बड़े डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको कि वो घरों में जाके लोगों के फट ना जाए, फॉर एग्जाम्पल। वैसे तो यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, लेकिन आप कोई ऐसा माल ला रहे होगे ना, वो बंदा आपको गिरेबान से पकड़ लेगा, चल बेटा 2 लाख रुपए रिश्वत दे या तो 4 लाख रुपए ड्यूटी पर। तो हमने वो सारे प्रोडक्ट ही हटा दिए। हमने बोला जो मसले वाले प्रोडक्ट हम उस पर काम ही नहीं करेंगे। सही। पहले जो हम थोड़ा थोड़ा माल मंगवाते थे चाइना से, वो हमारी कॉस्ट में ही नहीं आ रहा था। हम कहते तो होलसेलर से ले लो, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। इंपोर्टर की एक रूल है, वो कभी ई कॉमर्स वाले को डायरेक्ट नहीं देगा, क्योंकि फिर होलसेलर बोलेंगे भाई हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे। ये देखो, हर बंदा है ना एक बिजनेस मॉडल लेके बैठा है। इंपोर्टर कभी होलसेलर नहीं बनेगा, होलसेलर कभी इंपोर्टर नहीं बनेगा। वो कहते हैं इंपोर्ट करने का फायदा ही नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है सर, क्योंकि आप पूरा कंटेनर नहीं मंगवा रहे। तो हमने SRL कॉमर्सिफाई ने, हमारी टीम ने ये किया, हमने पूरा कंटेनर वहाँ से ऑर्डर किया। जो चीज़ हम यहाँ पर 3600 की बाई कर रहे थे, हमने वहाँ पे 900 रुपये की बाई की। उस पर ड्यूटी हमने दी 1000 रुपये, वो हमें पड़ा 1900 का। इंपोर्टर से हम कितने का, एक्सपोर्टर से हम कितने का ले रहे थे, 3600 का होलसेलर से। अब वो 1900 के बाद 3600 आपके घर, आपके स्टोर पे आ गया। अब देखो, इसमें फिर एक और गड़बड़ आती है। जैसे मैंने बताया कि इंपोर्टर वाले जो लोग हैं वो ई कॉमर्स कर रहे हैं, उनके बांजे भतीजे। होलसेलर वाले लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, वो कर देते हैं रेट गंदे। 3500 का होलसेल ले और दराज पे आपको 3500 का मिल रहा है। अब बोले अब इस मसले को कैसे हल करें। लेकिन हम ये करेंगे, हम रेट गंदे नहीं करेंगे। और हमने, हमारे व्यूअर्स हो गए, हमारी कम्युनिटी है, उनके लिए हमने एक और आसानी की है कि हमने अपनी एक ऑफलाइन शोरूम भी खोल लिया होलसेल का। अच्छा, एक और चैनल है यहाँ। एक और चैनल अभी हमने अपना बढ़ाया है। पहले हम ऑनलाइन कर रहे थे सारी चीजें, कि आप हमारा शोरूम विजिट कर सकते हैं, आप हमारी होलसेल शॉप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्वांटिटी में इन्वेंट्री मिलेगी, और वो इन्वेंट्री अच्छे रेटों में। ऐसा नहीं होगा कि 3600 का हमसे ले रहे हो, 3600 का दराज पे पड़ा हुआ है, नहीं। 3600 का हमसे ले रहे हो तो 4500 का दराज पे होगा। 1000 रुपये आपको यहाँ बचेंगे। अगर तो आप ऑनलाइन करते हो, मतलब लोकल ई कॉमर्स फेसबुक पे बेचते हो, तो आप आराम से 5,500-6 हज़ार रुपये का बेच सकते हो। तो हम ये लेवरेज देंगे, हम इस तरह नहीं करेंगे। हम रेटों में कंपटीशन नहीं करेंगे लोगों के साथ। जो हमारी जो यूथ है, जो मैनिपुलेट हो रही है होलसेलर के हाथों, इंपोर्टर के हाथों मैनिपुलेट हो रही है, इसका इंशाल्लाह हम सोल्यूशन लेकर आएंगे। पहले भी जब मैंने दराज के बारे में बताना शुरू किया, ई कॉमर्स के बारे में बताना शुरू किया, बड़ी मुझे गालियाँ पड़ी भाई, बड़ी मुझे धमकियाँ आई। आपने जो है वो आपने अपने कोर्सेज भी निकाले और लोगों ने सीखा भी, इसके अलावा आपने अपने पास लोगों को रखा भी, और फिर आपकी टीम के साथ क्या हुआ? आपकी टीम भी चेंज हो गई, लोग चले गए, ये क्या सीन है? यार इसमें देखो इस तरह है कि यार फॉर एग्जाम्पल मैंने भाई सेठों के साथ काम किया है। हमारे रिश्तेदार थे, ठीक है ना, सेठ लोग थे। मैं उनकी शॉप पे जाता था, काम करता था मैं। तो मैंने देखा कि यार उनका विड्रॉ इतना है महीने का। एक बंदा बैठा है, उनको पता चलता है उसको। हमारे रिश्तेदार ही थे एक तरह से। मैं वो काउंटर के अंदर बैठता था, मेरे सामने सारी चीज़ें थी, हिसाब किताब, क्या प्रॉफिट आ रहा है क्या। तो मैंने एक उनसे इंस्पायरेशन ली कि यार ये भाई हैं, ये अगर रोज़ का 2000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, और मेरा विड्रॉ रोज़ का कितना है, मेरा रोज़ का विड्रॉ 200 रुपये था, मेरी 6000 रुपये तनख्वाह थी। अब मैंने कहा कि यार मैं इन 200 रुपये को 2000 रुपये में मुझे कन्वर्ट करना है। मैंने एक इंस्पिरेशन ली उनसे। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इनके सामने दुकान लूँगा, इनके कस्टमर खींचूंगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा। मैंने कभी उनके साथ कोई चोरी चकारी नहीं की। मैंने कभी नहीं कहा कि यार यहाँ से इनके साथ 2 नंबरी करूँ, ठीक है ना। तो आज मैं कामयाब हूँ। हमने क्या किया, हम जब ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आए तो मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया। मैंने बोला यार कितना आसान काम है, और मैं लोगों से आज मिल रहा हूँ तो वो मुझे बता रहे हैं कि यार हमने इस साल इतना कमाया, इस साल हमने ई कॉमर्स से इतना कमाया। बता रहे हैं 10,000 की चीज़ थी, हम 40,000 की बेचते थे, क्योंकि वो आइटम यूनिक था और लोगों को चाहिए। प्रीमियम प्रॉफिट उठा रहे थे। मैंने कहा यार मैं उस टाइम पे कहाँ था। फिर मैंने बोला आपको यही ख्याल है मैं उस टाइम पे कहाँ था? मैं कहाँ था उस टाइम? मैं तो यार जलील हो रहा था। मैं तो बाइकियाँ चला रहा हूँ, करीम चला रहा हूँ, अपनी ऑफलाइन शॉप खोल के बैठा था। उसकी खोला मैंने, बुटीक था, कपड़े का काम खोला था। नौबत ऐसी आ गई थी कि मैं वो सूट कटिंग कर रहा था भाई। अच्छा, ऐसी नौबत आ गई थी कि मैं मास्टर बन गया था। मैं शलवार कमीज कटिंग करता था भाई। अच्छा, समझ रहे हो आप? मैं मशीन पे बैठ गया था
एक दुकान मैंने कपड़े की खोली, मैं कपड़ा बेचता था जेंट्स का, सादा कपड़ा। तो नौबत ऐसी आ गई, वो एकदम से इतना डाउनफॉल आ रहा था कि मैंने भाई मास्टरी कर ली कि यार मैं इस बंदे का भी उसको हटाऊं, मैं खुद मेहनत यहाँ करूँ की ना, कॉस्ट इस तरह सेव करूँ। मैं एक अच्छा प्रॉफिट बनाऊं इससे, ठीक है ना। तो हमने यही देखा कि यार लोगों को इस तरह क्या प्रॉफिट हम दे सकते हैं। तो हमने फिर भाई लोगों को बताना शुरू किया, दराज के हवाले से, ई कॉमर्स के हवाले से, ठीक है ना। और इससे हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ, बहुत सारे हमारे साथ इन्वेस्टर जुड़े, सारी चीज़ें हुई। अब इसमें क्या हुआ यार, मैंने कहा कि यार मुझसे हमारी मेमन कम्युनिटी उन्होंने कांटेक्ट किया कि यार आप ई कॉमर्स करो, हमारी बच्चों को सिखाओ। मैंने कहा ठीक है, सिखाया हमने, 1000 रुपये फीस रखी, ठीक है ना। उसमें भी कितने बच्चे तो स्पॉन्सर थे जो 1000 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बहुत सारे लोगों का चूल्हा जला, बहुत सारे लोगों को सीखा, काम करने आया। फिर हमने कुछ प्रीमियम कोर्सेज निकाले, ठीक है ना। फिर हमने पूरे पाकिस्तान में लोगों को सिखाया। अब होता क्या है, सीखने के बाद ना आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत पड़ती है। मैंने फॉर एग्जांपल एक 15,000 का कोर्स निकाला, 25,000 का निकाला, लोगों ने हमसे कोर्सेज बाई किए, सीखा, हमें अपने अच्छे रिजल्ट दिखाए। अब एक बच्चा है, अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है, उसने फिर मुझे बोला साथ में मुझे आप इंटर्नशिप पे अपने ऑफिस में रखो, मैं आपसे सीखूंगा। अब मैंने को पता है यार ये बच्चा है, मेरे से ही सीखा है, इसको कौन अपॉर्चुनिटी देगा, मैं नहीं दूंगा। तो मैंने उन लोगों को उठाया, अपने ऑफिस में बिठाया, सही है। ठीक है। हमने उनको सारा एक्सेस दिया। ये तो अच्छा काम किया आपने। ये अच्छा काम हमारे गले आ गया भाई। अच्छा, क्यों? समझ रहे हो आप सर जी, हमारा सारा डेटा लीक, अच्छा, हमारे कस्टमर्स को कॉल जा रही थी। वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली आती है पूरा तालाब वो गंदा कर देती है। तो ऐसी एक दो गंदी मछलियां थी। मेरा यार विजन था, मेरे जब 2024 शुरू हो रहा था ना, मैंने अपने लाइफ गोल्स, तकरीबन मैं अपने लाइफ गोल्स अचीव कर चुका हूँ इस साल। अभी अगस्त चल रहा है, 8 महीने में मैं अपने लाइफ गोल्स अचीव कर चुका हूँ, ठीक है ना। कुछ लाइफ गोल्स बाकी हैं, वो इंशाल्लाह दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें एक मेरा लाइफ गोल ये था, ईयर गोल, कि मुझे 100 लोगों की टीम बनानी थी अपनी। और मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर रहा था, मैं टीम बढ़ा रहा था कि यार जॉब्स क्रिएट हो, लोगों को फ़ायदा हो। मैं 35 लोगों तक पहुंच चुका था। अच्छा, एक बंदा मुझसे 5 लाख भी कमा रहा था, उसकी सैलरी कमीशन के लो। एक बंदे की मिनिमम भी अगर तनख्वाह मैं आपको कहूँ ना 30-35 हज़ार रुपये थी, जो आज इतनी तनख्वाह भी मार्केट में नहीं है लोगों के पास। एक नया बच्चा है जिसने इंटर मैट्रिक कुछ नहीं किया हुआ, उसको मैं 35-40 हज़ार रुपये दे रहा था 8 घंटे के, और वो सीख भी रहा था, अपना काम अलग कर रहा था, क्लाइंट अपने अलग उठा रहा था। हमने किसी चीज़ से मना नहीं किया था, लेकिन फिर भी 35 लोगों ने वो हमारा जीना आराम कर दिया था भाई। अच्छा, जिनको आपने अपने पास रखा सिखाने के हमने लिए। अपने पास रखा, सिखाया, समझाया। अब मसला ये था कि पता नहीं चल रहा था क्या कि ये किया? कौन है। क्या किया? यार हमारा सारा डेटा लीक, हमारे क्लाइंटों को कॉल जाती थी। आपका डेटा उनके एक्सेस में था, सब चीजें थी। यार अब आप एक एम्प्लॉय हो, आपको भरोसा तो करना है ना। अब फॉर एग्जांपल आप मेरा दराज स्टोर चला रहे, तो मैं आपको सारी पासवर्ड तो चीजें दूंगा मेरे ना, पास होंगी। हाँ, पासवर्ड होंगे, आईडीज होंगी, पासवर्ड और तो मैं access आपको होंगे। दूंगा ना। चाइल्ड एक्सेस देते थे तो वो सही तरह काम नहीं करता था बिजनेस। पासवर्ड आपको दिया हुआ है। अब क्या होता था पता है, आप देख रहे हो ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, आपने अपने स्टोर पे लगा दिया, मेरी सेल वहां से कट रही है। ओ, समझ रहे हो आप, आपने प्रोडक्ट बेच दिए मार्केट में, भाई मैं प्रोडक्ट हंटिंग करता हूँ, ये गारंटी इतनी सेल आ रही है इस प्रोडक्ट की, आप लो यहाँ से सोर्सिंग करो, यहाँ पे बेचो। ये काम किया आपके साथ? मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला यार ये माल मिल नहीं रहा, तुम्हारे भी ताल्लुकात हैं ज़रा अलग अलग होते हैं ना, सोर्सिंग वाले लड़के अलग होते हैं, दराज की सेल वाले अलग होते हैं। अलग होते हैं। उनको बोला, उन्होंने कहा कि हाँ साथ में मैं कर देता हूँ। अब वो एम्प्लॉय, हमारे से भी कमीशन उसके अंदर, वो हमें भी बाद में पता चला। फिर अफसोस ही कर सकते हैं, समझ रहे हो आप, क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते? अफसोस ही कर सकते हैं कि यार तुम हमारे साथ भी कमीशन वाला गेम खेल लो, समझ रहे हो आप। और उस टाइम पे वो बंदे लाखों में कमा रहे थे, मतलब फिर भी कमीशन वाला सिस्टम। अच्छा, फिर डेटा लीक, हमारा क्लाइंटों को कॉल जाना, अब पता नहीं चलता था कौन है। फिर वो सिलो सिलो करके हमें पता चला ये है ये है ये है, सबको निकाला 35 से मैंने 15 कर दिए। अच्छा, अब भी डेटा लीक हो रहा है, अब आप कहाँ जाओगे। फिर अभी 2-4 दिन पुरानी बात है, बंदा मुझे, हमने इनाम रखा 20,000 रुपये का, कि उसका नाम बताएं, वो कौन है? कौन है, 20,000 रुपये उसको मिलेंगे, जिसकी वजह से डेटा लीक हो रहा है, वो कौन है? कौन है। अब वो सब बोले हम है ही नहीं। फिर वो एक बच्चा हमारा बैठा हुआ था, और अभी पहले हमारा ऑफिस था ना, वो बहुत बड़ा ये था। आपको कैसे पता लग रहा था कि आपका डेटा लीक हो रहा है? ये आपको कैसे कंफर्म कैसे हो रहा था? यार सेल से? कंफर्म ऐसे हो रहा था कि मल्टीपल ग्रुप्स में हमारे लॉगिन पासवर्ड चल रहे हैं, अच्छा, लोग हमारे स्टोर लॉगिन कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है, ठीक है ना, हमारा डेटा लीक हो रहा है, हमें पता चल रहा है। पता चलता है ना आपको यार,
आपने एक स्टोर बनाया, खड़ा किया, सेम उसका डुप्लीकेट स्टोर आ गया यार, पता चल जाएगा। कैसे स्टोर आ गया डुप्लीकेट यार? आपने रिसर्च करके जब खोला था सब समझ के खोला था। हाँ, तो वो कैसे एकदम से डुप्लीकेट बन गया यार अचानक से, और जहां से हम माल लेने वो बंदा भी वहीं से आ रहा है माल लेने। समझ रहे हो आप? यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ये हमें काम क्लियर हो गया कि भाई डेटा जा रहा है। डेटा जा रहा है। और फिर मुझे वो लोग याद आए कि जो लोग अपना बिजनेस किसी को नहीं बताते थे। मैंने कहा साथ भाई तुमने ना बहुत बड़ी गलती कर दी, सब चीजें बताई हुई हैं। हमने हर चीज़ हर किसी को बताई हुई है। मैं ये कहता हूँ कि यार इल्म बांटने से बढ़ता है, लेकिन भाई इधर हमने अपने ही कुल्हाड़ी मार दी अपने पाँव पे। समझ रहे हो आप? फिर क्या किया? फिर सर हमने ये लोगों किया, को निकाला। 20,000 रुपये मैंने ऐलान कर दिया पब्लिकली कि जो बताएगा ये डेटा मेरा किसने लीक किया है उसको 20,000 रुपये इनाम मिलेगा। 20 लोगों को हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ठीक है ना। और जिनको हमने निकाला था उनको पैसे भी नहीं दिए, उनके हमारे ऊपर निकलते थे कुछ कमीशन कुछ पैसे, हमने रोक के रखे। हमने कहा जब अगर ये बंदा है तो उसको तो पैसे मिलेंगे ही नहीं, लेकिन जो बंदे क्लियर होते गए नहीं ये नहीं थे तो हमने पेमेंट दे दी। और निकाला भी हमने खुद से नहीं, वो अगला बंदा खुद ही इंटरेस्ट नहीं ले रहा था काम में, और उसने खुद बोला कि यार अब मेरा दिल नहीं है काम करने का, ठीक है ना, क्योंकि उसके माइंड में ये था कि यार मेरा सेठ लाखों रुपए कमा रहा है, दुनिया घूम रहा है और मैं यहाँ बैठा हूँ। समझ रहे हो आप? तो वो एक जेलेसी आप कह लो, एक आप, सबका तो हम नहीं कह सकते, कुछ लोग अच्छे भी होंगे, अच्छा भी सोचते होंगे, और हमारी तरफ से कभी मना नहीं थी। हमारी तरफ से ये था कि आप काम करो। फिर हमें बड़ा लॉस होता था। अब एक क्लाइंट मेरे पास आ रहा है ब्रांड लेके, मैं उसको 3 लाख रुपए बता रहा हूँ, वो मेरे एम्प्लॉय के पास जा रहा है, वो कहता है मैं ही तो आपका स्टोर चलाऊंगा वहाँ पे, मुझसे आप 50,000 में दे दो। हमने उस पर भी अपने एम्प्लॉय को कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चल भाई तेरा नसीब है, तेरा नसीब है तो अपने नसीब का खाएगा भाई। समझ लो आप? ये मामला चले, 35 से हमने 15 किया, अब भी बंदा नहीं पकड़ा रहा, कौन है डेटा लीक करने वाला बंदा। फिर हमने 20,000 रुपये इनाम रखा हुआ था, एक हमारा लड़का था ऑफिस का, उसने ना स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा। वो हमारे एक पुराने एक्स एम्प्लॉय के साथ बातें कर रहा था, और वहाँ पे उसने हमारे सारे पासवर्ड शेयर किए हुए थे। पासवर्ड हम जाहिर है हमें पता चलता था, हम चेंज कर देते थे फ़ौरन जब हमें पता चले। फिर अब हमें पता चला भाई पासवर्ड चेंज हुआ है, हमने फिर पकड़ा उसको, फ़ोटो खींची। उसी दिन मुझे पता चला, मैंने कहा भाई इसको अब रंगे हाथों पकड़ना है। फिर इसका हमने मोबाइल लिया किसी बहाने से, व्हाट्सएप में गए, उसकी चैट पड़ी, जब प्रूफ सामने आ गया। अच्छा। फिर मैंने वीडियो बनाई उसकी, मेरे मोबाइल में अभी तक अवेलेबल है वो वीडियो। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैंने कहा कि इसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। ये बात है 13 अगस्त की। अच्छा। आज 20 अगस्त है, 20 अगस्त 13 अगस्त की बात है। मैंने उसकी वीडियो बनाई है ऑफिस में, 3-4 मिनट की वीडियो। अब मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा, फिर उसको कोई काम नहीं देगा, या बहुत सारी चीज़ें। वैसे तो मुझे अपलोड करनी चाहिए, मैं अभी सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, अपलोड करूँ या ना करूँ। समझ रहे हो आप? तो वो वीडियो पड़ी हुई है मेरे पास, बंदे को हमने रंगे हाथों पकड़ा है डेटा लीक करते हुए, और जिसने बताया कि ये कर रहा है, और लाइव प्रूफ के साथ बताया ना, उसको हमने इनाम दिया 25,000 रुपये। उस एम्प्लॉय को हमने 25,000 रुपये इनाम भी दिया। 20,000 रखा था, 25 दिए। 25 दिए हमने उसको, 5 हमने उसको बोनस में दिया। उसको खैर मोबाइल चाहिए था कोई, तो हमने कहा चल भाई मोबाइल तुम्हारे लिए, ये मोबाइल तोहफा है, ठीक है ना। तो इस तरह फिर हमने भाई कसम खा ली, मैंने कहा भाई मैं अपना बिजनेस अब ग्रो नहीं करूँगा, ठीक है ना। और मैं वैसे ही ऑफलाइन की तरफ ज़्यादा देख रहा था, इंपोर्ट करने की तरफ ज़्यादा देख रहा था। और ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे इंपोर्टर नया प्रोडक्ट नहीं लाते मार्केट में। तो मैंने कहा कि यार मैं एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आऊँगा, और मैं जो है वो एक नए प्रोडक्ट के साथ काम करूँगा। अच्छा, साथ मुझे एक और बात बताओ कि आपने मुझे कहा कि आपके पास पूल आप बना लेते हैं लोगों का। ये जो पूल बनाना है बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करना है, और ये इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करना ट्रस्ट के बगैर नहीं होता है ना। तो ये आपने अपने बिजनेस को कैसे इतना आगे तक इस्टेब्लिश किया कि आपके पास अमाउंट इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट आ गया? कैसे किया? आपके क्लाइंट्स थे, आपके दोस्त थे, रिश्तेदार थे? यार ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। यकीन करो आप, मैं जब लोगों से सुनता था ना कि एक बंदा है उसको कोई जानता भी नहीं है, और उस बंदे ने इस बच्चे के ऊपर 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। ये इसी चीज़ से मैंने भी ये सवाल मेरे पास था कि किस मैं हंसता था उसके ऊपर। मैं बोला भाई क्या तू पागल बना रहा है यार, मेरे को कोई जानता नहीं, मैं 20 लाख रुपए कौन इन्वेस्ट करेगा, मेरे को कोई 5 लाख भी क्यों देगा भाई। लेकिन जैसे कि भाई मैं अपना मेंटोर समझ लो आप एक तरह से, मैं सनी अली को समझता हूँ, ठीक है ना। हमारी कोई डायरेक्ट, वैसे सलाम दुआ वाली तो बातचीत होती है व्हाट्सएप वगैरह पे, लेकिन कोई ऐसी डायरेक्ट मेंटोरशिप वाला मेरा उनके साथ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जो उनकी पब्लिक वीडियोस है उनसे मैं सीखता हूँ, उनसे मैं समझता हूँ। तो उन्होंने ना बताया कि भाई दुनिया ऐसे चलती है,
दुनिया इन्वेस्टर पे चलती है, दुनिया इन्वेस्टमेंट पे चलती है। उन्होंने बच्चों को काम सिखाया, इन्वेस्टर को बताया कि बच्चे पे भरोसा करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। इस पे उन्होंने बड़ा फोकस किया, बड़ा अलग फोकस से किया। बड़ी फोकस्ड वीडियो है उनकी। दुनिया घूमे वो पूरी, उन्होंने हर जगह जाके इन्वेस्टर को बताया कि पाकिस्तानी बच्चे पे इन्वेस्ट करना है, आप ट्रस्ट करें उनके, आप ट्रस्ट करो, तुम्हारा क्या जाएगा, तुम मिलीनियर आदमी हो, तेरा थोड़े से 50 अगर चले भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उस बच्चे की जिंदगी बढ़ जाएगी, तुम्हारी एक इनकम सोर्स बन जाएगी। लॉस तो कारोबार पे होता है ना, घोड़े के साथ करो। तुम एक यूएसए में कोई फूड का कार्ट खोल लो, कोई भी इन्वेस्टमेंट को शेयर्स बाय कर लो, वो भी तो डाउन जाते हैं ना, नुकसान के तो चांसेस है ना वहां पर भी, तो आप क्यों ना इस बच्चे पे इन्वेस्ट करो। तो इसी तरह हमारे ऊपर लोगों ने इन्वेस्ट किया। और जब मैं भाई जूम पे मीटिंग्स करता था इन्वेस्टर्स के साथ, और वो मुझे 50-50 लाख में रेडी, कल मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, समझ रहे हो। फिर इस पे लोगों ने स्कैम किए, 10 क्लाइंट से 50-50 लाख उठाए, 5 करोड़ जमा हो गए, शार्ट। अभी कहाँ जाए, पाकिस्तानी बच्चे को कौन समझा कि तू 50 लाख कब तक खाएगा। 50 लाख की क्या औकात है यार आजकल, क्या औकात है आप मुझे बताओ। वही जलील होना है आपको, वही परेशान होना है। 50 लाख की तो कोई औकात ही नहीं थी यार। तो हमने भाई अपने 4 साल हो गए ट्रस्ट रखा, हमने अपने इन्वेस्टर्स को कम से कम लॉस दिया, ठीक है ना, हमने अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिया, ठीक है। हमने अपने इन्वेस्टर्स को, और हमारे ऐसे भी स्टोर्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो शुरू से, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे साथ जुड़े थे, आज तक मेरे साथ चल रहे हैं। और उनके साथ तो ऐसा हिसाब किताब है कि वो हमसे प्रॉफिट भी नहीं मांगते, समझ रहे हो आप। उनके अकाउंटेंट यहाँ पे हैं, वो पाकिस्तान में है नहीं, उनके बैंक में पैसा आ जाता है, बैंक में पैसा पड़ा होता है। मैं भी विड्रॉ 5-5 महीने 8-8 महीने बात करता हूँ कि जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, वरना वो एक हिसाब किताब इस तरह चल रहा होता है। साद लाखी जो है वो साद हाशमानी के साथ उसके क्या टर्म्स हैं, और यू नो क्या नाम है उसका, शाहिद अनवर, और ये क्या चल रहा है इनका। यार देखें भाई, ये एक आप बीफ, बहुत शौक से देखते हैं और आप इसमें करते रहते हैं कमेंट्स, तो ज़रा बताएं ना क्या है। अच्छा देखें, एक स्टार्टअप था, उसके साथ मैं काम कर रहा था, वो यूएसए का स्टार्टअप था, और साद हाशमानी और अभी इनका एक बीफ चल रहा है शाहिद अनवर का, ठीक है ना। साद हाशमानी और शाहिद अनवर का एक बीफ चल रहा है। बीफ इस तरह चला कि यार वहाँ से उसने इनके खिलाफ कुछ बातें बोली, इन्होंने उनके खिलाफ कुछ बातें बोली, वो कुछ गलत हरकतें कर रहे थे, वो इन्होंने बताया, यहाँ से उसने बताया, ठीक है। अब ये हुआ इन दी एंड कि भाई साद हाशमानी ने बोला कि मैं एक फ्री यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, जिसमें मैं लोगों को फ्री सिखाऊंगा चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। तो अवाम अभी, क्योंकि यार अवाम ने जहाँ पर देखा है कि मेरा 2 पैसों का फ़ायदा है, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे कुछ समझने को मिलेगा, अवाम वहाँ पे रश लगाती है, अवाम उसको सपोर्ट करती है बंदे को। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ ना, साद हाशमानी भाई बहुत टॉप पर जा रहे हैं, उनकी बातें भी समझ आती हैं, ठीक है, और चीज़ें भी समझ आती हैं। फिर वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैं 1 रुपया नहीं चार्ज करूँगा पाकिस्तानी बच्चों से। हाँ, वो बाहर मुल्कों में भी शायद वो अपना स्टार्टअप चलाएं, बोले पाकिस्तानी बच्चे से मैं 1 रुपया चार्ज नहीं करूँगा। एक चीज़ बहुत अच्छी उन्होंने रखी है, एक टेस्ट होगा आपका कि आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो भी या नहीं है, ये तो अच्छा है। फिर एक चीज़ इन्होंने रखी है कि वो मल्टीपल कोर्सेज पे आपको गाइड करेंगे, वो आपको सिंगल कोर्सेज के हवाले से नहीं बताएंगे, वो आपको मल्टीपल कोर्सेज के हवाले से बताएंगे, वो आपको वीडियो एडिटिंग के हवाले से बताएंगे, वो आपको ये वेबसाइट वाला जो मैंने आपको काम बताया उस हवाले से बताएंगे, या आपको यूट्यूब ऑटोमेशन के हवाले से बताएंगे, ठीक है ना, या आपको डिजिटल स्किल के हवाले से बताएंगे, या आपको डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बताएंगे, या आपको एयरबीएनबी के हवाले से बताएंगे। एयरबीएनबी बहुत अच्छा चल रहा है पाकिस्तान में, कोई इस पर बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है। या आपको ई कॉमर्स के हवाले से बताएंगे, या आपको अमेजोन के हवाले से बताएंगे, या आपको टिकटॉक शॉप के हवाले से बताएंगे। देखें, मैं साद हाशमानी से मैं काफ़ी ज़्यादा हमारे काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं, और मैं उनके साथ काम भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि यार उनका जो मेन फोकस है ना, वो आपको पता है किस पे, वो स्किल सिखाने पर तो है ही है, उसके बाद कि वो स्किल सीख के बच्चा करे क्या, वो लीड कहाँ से जनरेट करेगा, कैसे करेगा, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएगा, उस बच्चे के पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है ना। तो हमारा जो मेन फोकस है ना, वो एक लीड जनरेशन पर है कि आप अपवर्क पे कैसे काम करोगे, आप लिंक्डइन से क्लाइंट कैसे हंट करोगे, आप फाइवर से क्लाइंट कैसे हंट करोगे। आप यकीन करो, अपवर्क, लिंक्डइन और ये फाइवर, यही आपको मिलीनियर बना सकते हैं अगर आप सिर्फ इस पे फोकस करो तो, ठीक है ना। लेकिन हर बंदे का इंटेलेक्ट अलग होता है। देखो, मेरा इंटेलेक्ट डॉलर का था ही नहीं शुरू से। मैंने पाकिस्तान में मैंने फिर अपने झंडे गाड़े भाई, लेकिन मैंने देखा कि मेरे साथ हज़ारों का लश्कर था,
और उसमें कुछ चंद लोग कामयाब हुए, फिर दूसरे लोग दूसरे मॉडल पे चले गए। इसी तरह हमारे साथ भी है ना यार। मैं 2012 से मैंने स्टार्ट किया, कॉपी पेस्ट का काम किया मैंने, ठीक है। फेसबुक कॉपी पेस्टिंग का काम बड़ा चलता था उस दौर पे, पोस्टिंग करने वाला काम, OLX वाले काम, ठीक है ना। ये डेटा एंट्री वाले काम बड़े किए हमने, ठीक है। क्लिक एड वाले काम बड़े आते थे, ये वेबसाइट वाला काम किया, यूट्यूब ऑटोमेशन वाला काम किया, बहुत सारे काम किए। लेकिन हमने क्या किया, हर जगह अपनी इन्वेस्टमेंट घुसाई। मेरे पास टोटल 10,000 हैं, भाई तू 10,000 से क्या करेगा भाई? तो ये बिल्कुल जो चक्कर है ना वो गलत है, ठीक है। अब मैं आपको बात बताता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार कॉर्पोरेट के साथ जुड़ो। कॉर्पोरेट क्या है, सदर के अंदर लाइन से 10 दुकानें, एक बंदा है उसके पास भाई SUV है, SUV गाड़ी होती है जो, उसके पास वो है। दूसरा बंदा उसके पास मेहरान है, दोनों की दुकान सेम जगह पर है, रश सेम जगह पे होता है। अब आप मुझे बताओ कि उसकी इनकम क्यों ज़्यादा है और दूसरे वाले की इनकम क्यों गलत है? आप लोग बोलेंगे इसके पास हराम का पैसा है भाई। लोगों ने फौरन से फतवा जारी कर लिया, ये 2 नंबर ही करता है, इसके पास हराम का पैसा है। ऐसा नहीं है, वो सर कॉर्पोरेट के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं मैकेनिक के पास गया, मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा यार मुझे गाड़ी में ऑयल डलवाना है, कौन सा ऑयल डालूं? कभी उसने मेरे साथ शेयर नहीं की थी ये बात, इस बार ही उसने मुझसे शेयर की, मुझे सेटिस्फाई करने के लिए कि साथ भाई फला कंपनी है, जैस कंपनी है, उसकी सारी गाड़ियां मेरे पास आती हैं। किस लिए? ऑयल चेंज करने के लिए। अब उसमें क्या होता है, बीच में एक बंदा होता है, वो आपका जानने वाला है, उसने आपकी लाइन सेटिंग बना दी, समझ रहे हो आप? फिर आपने अपने प्रॉफिट से कुछ उसको खुश भी कर दिया, समझ रहे हो ना आप? अब वो जैस की सारी गाड़ियां एक दुकान पे आ रही हैं ऑयल चेंज करवाने, और बराबर वाला ऑयल वाला बेचारा कस्टमर का इंतजार कर रहा है, बिकॉज उसने कॉर्पोरेट से अपने आप को कनेक्ट नहीं किया, connect कॉर्पोरेट नहीं कस्टमर नहीं बनाया, तो उसके पास इनकम का वो लेवल नहीं। इसी तरह अब मैं हूँ, मेरे साथ मल्टीपल छोटी एजेंसीज ज्वाइंट है, क्योंकि उन्होंने मुझे एज अ कॉर्पोरेट अपने साथ ज्वाइन किया है। मेरे पास जब काम का फ्लो बढ़ जाता है, अभी जैसे सीजन है, काम का फ्लो मेरा बढ़ेगा, तो आप काम मैं काम आउटसोर्स करूंगा। तो अब उनके पास डायरेक्ट क्लाइंट नहीं आ रहा, उनको कोई नहीं जानता, लेकिन उनके पास काम कहाँ से आ रहा है वो बताएंगे नहीं कि मुझे साथ देता है काम, समझ लो आप। इसी तरह मैंने वो देखा, क्या कहते हैं, फैसल बैंक है, फैसल बैंक की एक वेबसाइट है DG बैंक, DG मॉल करके, ठीक है। अब मैं उनका यूज़र हूँ, वो मैसेज मुझे करते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया है 0 इन्वेस्टमेंट पे आप ये चीज़ बाय कर सकते हो। तो मैंने कहा कि हाँ यार एक फ़ोन मुझे बाय करना है, कैश पे करूँगा महंगा पड़ेगा, 0 इन्वेस्टमेंट में कर देते हैं, 0 इंस्टॉलमेंट पे। मैंने देखा मार्केट से मुझे वो मोबाइल 3,000 रुपये महंगा पड़ रहा था, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। पता चला कि वहाँ पर सारे सेलर्स ने अपनी अपनी दुकानें रजिस्टर की हुई हैं, वो ऑर्डर जो मेरे पास आ रहा है वो 3,000 बैंक अपना प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है ना, और मोबाइल तो लोकल बंदा के दे रहा है मुझे दुकान वाला, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट लिंकेज। अब आप बताओ, वो उसने ना कोई मार्केटिंग की, कुछ भी नहीं। फैसल बैंक के हजारों कस्टमर है, एक नाम है। मैंने फैसल बैंक पे ऑर्डर किया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे फैसल बैंक पे भरोसा है कि मुझे एक नंबर चीज मिलेगी। फैसल बैंक ने अपने पीछे से एक वेरीफाई सेलर के साथ जोड़ दिया। अब वो सेलर के बराबर वाली दुकान वाला है, वो नहीं कमाता होगा उतना, उसको फैसल बैंक पूरे पाकिस्तान में लाखों उसके कस्टमर हैं, जितने मोबाइल ऑर्डर होते हैं उस बंदे से जाता है। अब आप बताओ वहां उसके प्रॉफिट बढ़ा। तो ये सेल्स जो है ना, सेल्स लोगों को सीखने की जरूरत है, कॉर्पोरेट लेवल पे लोगों को सीखने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट लोगों को रेज करने की जरूरत है कि किस तरह करते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या माइंड बना हुआ है कि नहीं यार अपने इन्वेस्टमेंट से करना है, लेकिन उनको एक आइडिया नहीं है कि सर 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख से कुछ नहीं होता। एक बिजनेस में आप एंटर होते हो, उसको खोलने में 5-8 लाख लग जाते हैं। अब मार्केटिंग बजट कहाँ गया? कॉर्पोरेट के साथ आप जुड़े नहीं, ताल्लुकात आपने बनाए नहीं, आप कोई अच्छे इवेंट में गए नहीं। आज हम दोनों साथ बैठे हैं, कहाँ मुलाकात हुई हमारी? टेक टाइटन्स में, एक इवेंट में मुलाकात हुई ना, टेकप्रेन्योरशिप में। हाँ, एक हमारी इवेंट में मुलाकात हुई कि वहाँ पर एक इवेंट हुआ था, आप भी मेरे ख्याल से आप मैनेजमेंट में थे वहाँ के, ठीक है ना। मैं वहाँ पे आया था, आपने कहा साथ भाई मुझे पॉडकास्ट आपके साथ करनी है, मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। अगर आप उस इवेंट में नहीं आते तो मैं आज यहाँ सामने नहीं बैठा होता, और अगर मैं उस इवेंट में नहीं आता तो मुझे आपके साथ एक कोलेब्रेशन नहीं होती, समझ रहे हो ना आप। तो इसी तरह वहाँ पे मुझे कितने मल्टीपल लोग मिले बिजनेस के साथ, आपके साथ ये कोलेब्रेशन करनी है। चलो फॉर एग्जाम्पल मुझे लोग अभी जानते हैं ना, लेकिन मैं तो शुरू से काम करते हुए आ रहा हूँ ना, मैंने कॉर्पोरेट के साथ जुड़ा, लोगों के साथ मैंने ताल्लुकात बनाए, ठीक है ना यार। बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ हमने काम किया, और हमने ये कहा कि यार ये कॉर्पोरेट की कंपनी है, ये ई-कॉमर्स पे नहीं है, हम उसके पीछे पड़ जाते थे कि यार आप हमारे साथ काम करो।
उस बंदे ने हमें बोला कि यार आप हमारे लेवल पे नहीं आ सकते, बोला हमारी बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, आप अच्छा। हमारा प्रोडक्ट ऐसे बेच ही नहीं सकते। मैंने कहा सर मैं आपकी हर रिस्ट्रिक्शन को कबूल करूंगा, आप मेरे साथ काम करो। अच्छा, हाँ, इतना आगे तक जाना पड़ता है, इतना जाना बात करनी पड़ता है, पड़ती बात है, करनी लिंक पड़ती बनाना पड़ता है, और- नेटवर्क का फायदा, वरना कैसे होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको लोग जानते हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यार देखो मुझे वीडियो का शौक था, मैंने बनाई, लोग पसंद करते हैं कंटेंट को, लेकिन इस वीडियो बनाने से पहले तो मुझे कोई नहीं जानता था, और ई कॉमर्स में पहले से कर रहा हूँ, ई कॉमर्स में पहले से कर वीडियो रहा वैसे हूँ। कब से बनानी शुरू की आपने? यार वीडियो मैंने अपने ई कॉमर्स जर्नी के 1 साल बाद, जब दिमाग थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ, पैसे अच्छे आने लगे, सुकून फील हुआ, तो अब मैंने कहा कि अपने एंजॉय के लिए क्या करूँ। और फिर मैं घूमने फिरने का बड़ा शौकीन था, तो हम सैटरडे संडे तो मैं काम ही नहीं करता था भाई, छुट्टी, तो मैं घूमता था, कभी यहाँ जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, कभी वहाँ। मैंने कहा कि यार अच्छी अच्छी जगहों पे जाते हैं तो एक कंटेंट बना लेंगे। वीडियो वैसे ही मुझे पसंद है बनाना, सुकून फील होता है मुझे वीडियोस बनाने से, तो मैंने वो कंटेंट बना के अपलोड किया, लोग पसंद करने लगे, तो मैंने कहा कि यार चलो इसको भी साथ साथ अपने जोड़ देते हैं। साद भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी, बहुत प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल कन्वर्सेशन हुई, बट इट इज़ नॉट फिनिश्ड येट ना, ये एक पॉडकास्ट में पूरी नहीं होगी, अभी बहुत सारी और बातें मुझे आपसे करनी है, उसके लिए हम अनदर पॉडकास्ट वी विल शेड्यूल इंशाल्लाह, और पर्टिकुलरली मेरे पास कुछ और टॉपिक्स हैं, उस पर भी हम बैठेंगे। तो आज के लिए, आज की पॉडकास्ट को यहीं पे हम रोकते हैं, रुक नहीं पा रही है मुझसे भी और आपसे भी, लेकिन वी हैव टू फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो।